स्वागत है आपका यूपीएससी विद मी में। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 अध्याय 10 है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। पहला प्रश्न देखिए, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कथन सारे सही हैं और संगमकालीन व्यापार के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला है, दक्षिण भारत सोने, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। बिल्कुल सही है, मांग बहुत ज्यादा थी उस समय और इसलिए काले सोने के नाम से इसे बुलाया जाता था। तीसरा है, व्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग खोज निकाले थे, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो है अंदर खोजे थे उन्होंने समुद्री मार्ग, जिसे वे मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर जल्दी यात्राएं पूरी करते थे। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए समुद्री मार्ग के साथ साथ सड़क का भी प्रयोग करते थे। देखिए, प्राचीन की काल की बात है तो ऐसा कई बार हो जाता है कि समुद्री मार्ग खोज की तो सड़क से व्यापार शायद ना होता हो बाहर, लेकिन उस समय सड़क से व्यापार होता था। ये बात ध्यान रखिएगा। और मानसूनी हवाओं का फायदा देखिए कैसे उठाते थे। चौथा ऑप्शन देखिए, व्यापारी अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से भारत उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का सहारा लेते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होती है और किस प्रकार वो रास्ता था, वो हम जो ज्योग्राफी करेंगे तब देखेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेते थे। उसके बाद पांचवा है, दक्षिण भारत के रोम के व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक सोने के सिक्के मिले, रोमन सोने के सिक्के। बिल्कुल भाई, व्यापार होता था तो उनकी जो करेंसी है वो यहाँ आई होगी। उसके बाद छठा है, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से मिलते। बिल्कुल, इसके ऊपर एक कविता भी है इस लेसन के अंदर। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, संगम कविताओं में मुवेंदार जो कि तमिल शब्द है, इसका अर्थ क्या है? जो मुवेंदार है उसका अर्थ तीन मुखिया होता है और इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता था। और ये तीन शासक परिवार थे चोल, चेर, पांड्य, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिणी भारत में काफी शक्तिशाली माने गए हैं। मुवेंदार, चेर, चोल, पांड्य, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न चोल, चेर, पांड्य के विषय में है, जो इन शासकों के संदर्भ में कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहला कथन है, इन तीनों के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र, यानी कि तीन थे तो कुल हुए 6 सत्ता केंद्र थे। इनमें एक तटीय और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। ये तीनों के थे, एक अंदर के हिस्से में था और एक जो है तटीय क्षेत्र में था। दोनों के एक एक, तीनों के एक एक। और इन 6 केंद्रों में दो सबसे महत्वपूर्ण थे। जो दो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे, एक तो चोलों का पुहार पत्तन, जिसे कावेरी पत्तन कहा जाता है, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ठीक है। इसके बाद दूसरा है, ये तीनों मुखिया लोगों से, तीनों किन की बात कर रहा है? चोल, चेर, पांड्य की। नियमित कर की जगह ये उपहार की मांग करते थे। ये नियमित कर नहीं लेते थे, बल्कि उसके स्थान पर उपहार की मांग करते थे। याद रखिएगा, इससे पहले नियमित कर हो गया था। साम्राज्य को जो है चलाने के लिए नियमित कर लिया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उपहारों की मांग की। सैनिक अभियानों के दौरान कभी कभी आसपास के इलाकों से जो है ये शुल्क वसूलते थे। जैसे सेना चढ़ाई करती थी, जो आसपास के जो इनके इलाके लगते थे उनसे शुल्क वसूला जाता था। और जिसे अपने कुछ को अपने पास रख लेते थे, कुछ को अपने समर्थक व नाते रिश्तेदारों में, तथा कुछ को ये सिपाहियों व जो इनके लिए प्रशंसा स्वरूप जो कविताएं लिखते थे उन कवियों को दे देते थे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सातवाहनों के विषय में कथनों पर विचार करें। देखिए, सातवाहनों के बारे में, ये दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। और ये तीनों मुखियाओं से 200 साल बाद पश्चिम भारत में जो है इनका, ये तीनों मुखिया थे, इनके 200 वर्ष बाद, ये 2300 तो ये 2100 वर्ष पहले के बाद पश्चिम भारत में इनका प्रभाव बढ़ा। देखिए, दक्षिण पंथ का अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। और जो पूरा क्षेत्र था इसमें ये इन्हीं नाम से जो है, जो पूरा क्षेत्र था इसी नाम, जो ये पूरा क्षेत्र था सातवाहन का, ये इसी नाम से प्रचलित था। इसके बाद दूसरा है, दूसरा आपने कर लिया 200 वर्ष बाद, यानी कि 2100 वर्ष पहले। इसके बाद तीसरा है, सबसे प्रमुख राजा जो था वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और इसका पता चलता है इनकी माँ और गौतम बल्लभ श्री का एक अभिलेख है, उससे इसका जो है इसके प्रशस्ति जो गान किया गया है उससे इसके बारे में हमें पता चलता है। सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। बिल्कुल सही है, सातकर्णी ने पश्चिमी दक्षिणी तटों पर जो है अपनी सेनाएं भेजी थी।
इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते। पांचवा जो क्वेश्चन है वो रेशम और रेशम मार्ग के विषय में है। इसके विषय में कथनों पर विचार कीजिए। जो रेशम की तकनीक है उसका आविष्कार लगभग 7,000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ, जिसे उसने हजारों सालों तक दुनिया से छिपाए रखा। ऐसा इसने बहुत चीज़ों में किया चीन ने। उसके बाद दूसरा है, दूर दूर से लोग पैदल, घोड़े, ऊँटों पर आकर यहाँ से रेशम के कपड़े ले जाते थे। यह मार्ग रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो पैदल आते थे, घोड़े और ऊँटों के साथ आते थे और रेशम के कपड़े ले जाते थे, और इस जो जिस मार्ग से आते जाते थे उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। तीसरा है, चीन के शासकों ने ईरान व पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े भेजे, जिससे रेशम की जानकारी पश्चिम में फैल गई। देखिए, ईरान व एशिया के शासकों को इन्होंने जो है उपहार के तौर में रेशम के कपड़े जो भेजे, उससे वहाँ के लोगों को जो है इसके बारे में पता चला कि भाई रेशम भी कोई चीज़ होती है, और इसकी जानकारी वहाँ पर फैल गई। चौथा है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोग, रोम के जो शासक थे और जो धनी लोग थे, वो रेशम कपड़े पहनने को जो है एक फैशन सा बन गया था उनके अंदर। और रेशम की कीमत बहुत ज़्यादा थी उस समय, क्योंकि इसे चीन के दुर्गम रास्तों से लाना पड़ता था। जो रास्ते में जो राजा वगैरह इन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे, उन्हें जो है शुल्क देना पड़ता था। तो यहाँ से एक वैसा कथन कारण का क्वेश्चन भी बन सकता है कि रेशम की कीमत ज़्यादा थी क्योंकि इन्हें दुर्गम रास्तों और शुल्क अदा करके लाना होता था। तो दोनों सही होंगे और सही स्पष्टीकरण होगा। उसके बाद छठा है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण चाहते थे क्योंकि व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क व तोहफे का लाभ होता था। बिल्कुल सही है। इसे भी कथन कारण में बदला जा सकता है कि जो शासक थे उस समय के, वो रेशम मार्ग पर नियंत्रण चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है व्यापारी शुल्क, तोहफे का जो है लाभ मिलता था। दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी हो गए। और जो ये शुल्क वगैरह, तोहफे वगैरह लेते थे, इनके बदले में ऐसा शासक उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान करते थे और लुटेरों से जो है उनकी सुरक्षा करते थे। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, ये कुषाणों के संदर्भ में है। पहला है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बिल्कुल सही है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। बिल्कुल सही है। तक्षशिला भी जो है इनके राज्य का हिस्सा था। सिल्क रूट पर इनका नियंत्रण था और मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, और तक्षशिला इनके राज्य का हिस्सा था। उसके बाद दूसरा है, पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। बिल्कुल सही है। पेशावर कहाँ है और मथुरा कहाँ है, ये भी देख लीजिएगा कहाँ तक इनका शासन था। उसके बाद तीसरा है, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। बिल्कुल सही। सिंधु नदी के, यहाँ पर और भी नदियाँ दी जा सकती है क्योंकि मध्य एशिया की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर तथा रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। बिल्कुल सही। उसके बाद चौथा देखिए, कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। ये बात भी याद रखिएगा, कुषाणों ने ही सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जारी किए थे, और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। भाई सीधी सी बात है, सिल्क रूट जब इनके अंडर में होगा तो इनकी करेंसी चलेगी वहाँ पे। तो इसके बाद एक और जो नोट्स है वो देख लीजिए। 1900 साल पहले कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क का शासन था। उन्होंने बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे, और बुद्ध की जीवनी जिसे बुद्ध चरित्र कहा जाता है उसे आशुघोष ने लिखा था, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, कनिष्क के दरबार में आशुघोष था। घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने इस समय संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। देखिए, पहले ये पाली में लिखते थे, प्राकृतिक में लिखते थे, और अब इन्होंने जो है संस्कृत में लिखना आरंभ कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कर रहा है, मौर्योत्तर या कुषाण काल में देखिए मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है इसे। ये कुषाण काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। जो पहले वाली थी उसे थेरवाद कहते थे। महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी, उन पर विचार कीजिए। देखिए क्या विशेषताएं क्या है। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। संकेतों का माध्यम मतलब जैसे कि उनकी निर्वाण प्राप्ति को जो है पीपल के पेड़ की मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता था। इस प्रकार जो है दर्शाया जाता था संकेतों के माध्यम से। पर अब जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। देखिए पहले पीपल का पेड़ बना दिया तो वो निर्वाण प्राप्ति का जो है, निर्वाण यानी कि ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था, लेकिन अब बुद्ध की जो है साक्षात प्रतिमाएं बनाने जाने लगी थी। इसमें से जो अधिकांश है वे मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई गई।
जो बुद्ध की प्रतिमा है उनके बारे में बता रहा है। जो अधिकांश मूर्तियां वो मथुरा में बनी तथा कुछ तक्षशिला में बनाई गई। दूसरा दूसरा परिवर्तन आया बोधिसत्व में आस्था को लेकर। बोधिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं, एकांतवास में ध्यान साधना। लेकिन अब वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। देखिए क्या बदलाव आया। पहले वे संसार से कटकर रहते थे, लेकिन अब वे सांसारिक परिवेश में रहते थे और लोगों की मदद करते थे तथा शिक्षा देते थे। धीरे धीरे बौद्धिस्ट की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। तो सीधी सी बात है, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो पूजा तो होगी। और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। ये बौद्धिस्ट की बात कर रहा है, जो पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई, धर्म फैला है। इसके बाद 8वां है बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ये मौर्योत्तर काल की बात कर रहा है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य भागों में फैला। बिल्कुल सही। और जो ये भाग है इनमें थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का, थेरवाद आरंभिक रूप, जो बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप था थेरवाद, इसका अधिक प्रचलन था। देखिए कौन से इलाके बता रहे हैं। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया तथा इसके अन्य भाग, यहाँ पर जो है थेरवाद ज्यादा लोकप्रिय था। थेरवाद जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था, शुरुआत में जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी उसके बारे में। अच्छा जी, आगे चलते। इसके बाद भारत आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का क्रम। जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे उनका क्रम का मतलब कौन पहले आया कौन उसके बाद। पहले आता है फासियन, जिसे फायान भी कहते हैं, पुरानी किताबों में फायान ही लिखा है, 1600 वर्ष पूर्व। उसके बाद श्वेतसांग, जिसे वेनसांग कहा जाता है, ये 1400 वर्ष पूर्व आया। और इसके बाद इत्सिंग, जो कि 1350 वर्ष पूर्व आया। ये तीनों का वर्णन है जो चैप्टर है इसमें। तो देखिए श्वेनसांग के बारे में, ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर जो है वापस चीन लौटा था ये श्वेनसांग। और ये अपने साथ सोना चांदी तथा जो है बुद्ध की एक चंदन की प्रतिमा लेके गया था। 600 से ज़्यादा जो है पांडुलिपियाँ लेके गया था, लेकिन रास्ते में जो है जो तूफान आया था उसमें इसकी पांडुलिपियाँ वगैरह खो गई थी और इसने सामान को अपने जो है समुद्र में डाल दिया था उस तूफान में, ताकि जहाज़ का वजन कम किया जा सके। और ये इतना सामान लेकर गया था कि उन्हें जो है 20 घोड़ों पर लाद कर ले जाना पड़ा था। तो इसके बाद है ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने भारत आए थे। बिल्कुल, ये भारत जब बौद्ध तीर्थयात्री हैं तो बुद्ध से जुड़ी जगह को देखेंगे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, विष्णु की वराह रूप में मूर्ति जो एरन, जो कि एमपी में है, प्राप्त हुई है, उसके संदर्भ में कथन है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। बिल्कुल, चित्र में भी देखिएगा आप, उसमें पृथ्वी को गोद में उठाए दिखाया गया है। दूसरा है यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। बिल्कुल दोनों सही है। एक बार चित्र आप देख लीजिए, ये उसके चित्र है और इसके अंदर ये पृथ्वी को गोद में उठाए दिखाया गया है, जो पृथ्वी को बचा रहा है। ठीक है। अच्छा, 11वां क्वेश्चन है, भक्ति परंपरा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति जो परंपरा है उसमें जो किसी देवी देवता के प्रति जो है श्रद्धा को ही जो है भक्ति कहा जाता था। और इस समय में श्री विष्णु व दुर्गा की जो है पूजा भक्ति परंपरा से होने लगी थी। तो इस पर कथनों पर विचार कर लीजिए, ये सारे सही हैं। भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल यानी कुषाण काल में हुई थी। मौर्योत्तर काल भी बोलते हैं इसे। बिल्कुल सही। दूसरा है भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में भी है। बिल्कुल, भगवत गीता में भक्ति मार्ग के बारे में बताया गया है। और इसके बाद तीसरा है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने की बजाय, देखिए ना तो आडंबर अपनाते थे और पूजा पाठ जो है उसके बजाय जो है ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ये ध्यान रखिए, भक्ति मार्ग थोड़ा सा अंतर है इसमें। आडंबर और पूजा पाठ को छोड़कर वे ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा। ठीक है। इसके बाद चौथा है, भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी के रूप में हो सकते हैं जिस रूप में भक्त उसे देखना चाहता है। क्योंकि वे मानते थे कि अगर जो आराध्य जो देवी देवता है उनकी सच्चे मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें जो है भक्त उन्हें देखना चाहता है, इसलिए ये बात कही गई। उसके बाद एक नोट्स देख लीजिए, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है।
क्योंकि केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। ये कथन कारण में भी पूछा जा सकता है और जो है कथनों में भी पूछा जा सकता है। केरल के ईसाइयों को सीरिया ईसाई कहते हैं क्योंकि केरल के ईसाई जो है पश्चिम एशिया से आए थे। इसके बाद मिलान कीजिए। मिलान में ये आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। दक्षिण पंथ के स्वामी कौन कहलाते थे? सातवाहन। मूवेंद्र जो तीन जो मुखिया हैं कौन थे? चोरचेल पांडे। कब? 2100 वर्ष पूर्व। और 2300 वर्ष पूर्व, और सातवाहन 2100 वर्ष पूर्व। आशुघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी। ठीक है। बोधिस्ट बोधिस्ट जो था ये ज़्यादा इसमें आया था महायान बौद्ध धर्म में, जो कि सेकंड शाखा थी बौद्ध धर्म की। पहले के थेरवादी कहलाते थे। उसके बाद श्वेत सांग है, ये एक चीनी यात्री था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये ये लेसन पूरा हो गया है। और इसके बाद अगला लेसन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को। धन्यवाद।